हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 27 ऑफ नवंबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे जितने भी डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इन सेशंस की पीडीएफ मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के हेल्प से पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, डेली के साथ साथ आप लोग को वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी अवेलेबल होंगे अगर आप लोग avision.co.in वेबसाइट पर जाकर सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। इफ इन केस किसी को कोई भी दिक्कत आती है कंटेंट रिलेटेड या किसी भी टॉपिक के ऊपर तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर लीजिए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम के साथ जुड़ के। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। What amount of money is going to infused into National Investment and Infrastructure Fund? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है कि रिसेंटली में हमारे यूनियन कैबिनेट से कितना कैपिटल इन्फ्यूजन का अनुमति दी गई है एनआईआईएफ के द्वारा। ठीक है, एनआईआईएफ को। ठीक है, तो नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को कितने रुपए इन्फ्यूज करने की बात यहाँ पर की गई है। ऑप्शन है आप लोग के पास 4000 करोड़, 5000 करोड़, 6000 करोड़, 7000 करोड़। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6000 करोड़ रुपीज। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं हमारी यूनियन कैबिनेट अप्रूव किए हैं कि वो कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे एनआईआईएफ में कितना 6000 रुपीज करोड़। और ये जो आप लोग का पूरा इन्वेस्टमेंट रहेगा दोस्तों ये किसके अंडर रहेगा, तो ये आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान फंड के अंदर। ठीक है, ये बात आप लोग को इधर गौर करनी होगी दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए ये एसेंशियल रहेगा। इसके बारे में डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। इन अ बिड टू पुश इंफ्रास्ट्रक्चर सर्टेन इन द कंट्री, द यूनियन कैबिनेट ऑन November 25 approved rupees 6000 crore capital infusion in National Investment and Infrastructure Fund NIIF debt प्लेटफॉर्म ओवर द नेक्स्ट 2 years। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के बेसिकली जो मैंने आप लोगों को पहले बोला कि इन्फ्यूजन कितने रुपए का होगा, तो 6000 करोड़ रुपए का ध्यान होगा। पहली बात जो आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है वो ये रहेगी। दूसरा, द नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वॉज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन February 2015। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग द फंड इज टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन द ग्रीन फील्ड एंड द ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात जानने की कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं दोस्तों जो बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट किए जाते हैं, जिनका बिल्कुल नए सिरे से जिसको स्टार्ट किया जाता है उसको ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और बात करेंगे ब्राउन फील्ड की, तो ब्राउन फील्ड मतलब किसी चीज को, किसी एग्जिस्टिंग चीज को आप लोगों का अपग्रेड करना। ठीक है, किसी भी एग्जिस्टिंग चीज को अगर हम लोग अपग्रेड करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं और उसके एक नेक्स्ट लेवल पर उसको लेकर जाते हैं, तो वो हमारा ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट रहता है। और ग्रीन फील्ड क्या होता है, जो बिल्कुल इनिशियल बेसिस पे स्टार्ट किया जाता है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मैनेजेस 3 फंड्स, नेमली मास्टर फंड, स्ट्रेटेजिक फंड एंड फंड्स ऑफ फंड। राइट, तो 3 तरीके के यहाँ पर क्या होंगे आप लोगों के दोस्तों फंड्स तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, मास्टर फंड में आप लोगों का क्या होगा, तो मास्टर फंड इज प्राइमरी इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग रोड्स, एयरपोर्ट्स, ports, powers, etc. And the fund is managed by managers with good track records in the infrastructure sectors. साथ ही बात कर लेते हैं आपका स्ट्रेटेजिक फंड का। तो दोस्तों स्ट्रेटेजिक फंड इज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विच इज मैनेज्ड बाय सेबी। तो यहाँ पर जो आप लोग का ऑल्टरनेटिव रहेगा जो कि सेबी के थ्रू कंट्रोल रहेगा, तो वो क्या रह जाएगा आपका स्ट्रेटेजिक फंड। मतलब कैपिटल मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करके आप स्ट्रेटेजिक फंड में भी क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसका भी सुपरविजन किसके हाथ में होगा, तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हाथ में इसका
पूरा सुपरविजन रहेगा। तो ये 3 टाइप के आपके क्या हो जाएंगे फंड्स यहाँ पर लेकर आया है, मास्टर फंड, स्ट्रेटेजिक फंड एंड फंड्स ऑफ फंड, जिसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। साथ ही साथ दोस्तों नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में भी यहाँ पर मुझे आप लोग को बताना चाहिए कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी एक तरीके का यहाँ पर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की बात की गई है। और ये जो पाइपलाइन है ये आपका 2019 से लेकर 2025 तक पूरे भारत में अच्छी तरीके से इसकी मतलब इसका पूरा तरीके से इसका अच्छे तरीके से इसको पूरी तरह से सेटअप कर दिया जाएगा इन सालों में। एंड द मेन फोकस ऑन प्रोजेक्ट्स दैट विल एनहांस द ईज ऑफ लिविंग, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए और प्लस लाइफ को इजीली स्लोली और इजीली अच्छे तरीके से हम लोग बिता सके उस चीज के बारे में यहाँ पर बोला गया है। सिंस ये जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा वो बेसिकली कि आप इंक्लूड ऑल द क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी एंड द सेफ ड्रिंकिंग वाटर मोर देन रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, एयरपोर्ट्स एंड वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। मतलब हर जगह आप लोग को जो ड्रिंकिंग वाटर है दोस्तों बिल्कुल साफ सुथरा मिले, ड्रिंकिंग वाटर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ पाइपलाइन दोस्तों एनर्जीज की भी होती है कि जिसको इलेक्ट्रिसिटी आराम से मिल सके, हर गाँव में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो। तो ये सारी पाइपलाइंस का जितना भी काम होगा वो आपका 2019 से लेकर 2025 तक की करने की पूरी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका रहेगा कि इसमें इन्फ्यूजन कितने रुपए का हो रहा है, तो ये 6000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आप लोगों से पूछता है, डैश इज सेलिब्रेटेड एट मार्टरडम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर द 9th गुरु ऑफ सिख रिलीजन। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से पूछता है कौन सा दिन आप लोगों का यहाँ पर गुरु तेग बहादुर के नाम पर मनाया जाता है। ऑप्शन है आप लोगों के पास यहाँ पर 24th नवंबर, 25th नवंबर, 26th नवंबर और 27th नवंबर। Here the correct option will be option number A, that is 24th of November। तो हर साल 24 नवंबर आपका क्या मनाया जाता है, तो डे ऑफ गुरु तेग बहादुर सिंह मनाया जाता है। दोस्तों इसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूँ तो इसको हिंदी में शहीदी दिवस भी बोला जाता है, ठीक है। ये बात भी आप लोग एडिशनल में ध्यान रखोगे। और जो गुरु तेग बहादुर सिंह थे वो 9th गुरु थे सिक्स के फॉर द सिक्स रिलीजन, राइट। ये बात भी ध्यान रखना। तो गुरु तेग बहादुर हैज resisted forced conversion of non-Muslim to Islam during the Aurangzeb rule. He was publicly killed in 1675 on the orders of Mughal Emperor of Aurangzeb in Delhi. Gurudwara Sisganj Sahib and Gurudwara Rakhabganj Sahib in Delhi are the sites of execution and cremation. Guru Tegh Bahadur term Guru was reigned from 1665 to 1675। 10 साल तक इनका पूरा क्या चला था दोस्तों, टर्म चला था। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी थोड़ी बहुत। गुरु तेग बहादुर is remembered for his selfless service to people and he travelled across the country with the teachings of Guru Nanak, the first Sikh. Guru Tegh Bahadur had set up community kitchens and well for the local people where he went. Anandpur Sahib, the famous holy city and the global tourist attraction in the foothills of Himalayas, was founded by Guru Tegh Bahadur Singh, right? तो ये बात भी आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। प्लस ये ध्यान रखा होगा कि हर साल 24 नवंबर को आपका ये मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है ये पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है, द डीप डिप्रेशन ओवर द साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल हैज इंटेंसिफाइड इनटू द साइक्लोनिक स्टॉर्म नेम्ड एज डैश Amphan, Nivar, Feni, Ahili। Here the correct option will be option number B, that is Nivar, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो नया साइक्लोन डिप्रेशन यहाँ पर उठ रहा है बे ऑफ बंगाल से, जो आप लोगों का तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में जाएगा, उसका नाम आप लोग का क्या हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा निवार। अब दोस्तों निवार की अगर मैं बात करूँ तो निवार का मतलब यहाँ पर होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये बात आप लोगों को एक ध्यान रखनी होगी, इसका मीनिंग ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर। तो द डीप डिप्रेशन द ओवर द साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल हैज इंटेंसिफाइड इनटू द साइक्लोन स्टॉर्म निवार। द साइक्लोन इज करेंटली लोकेटेड 410 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ पुडुचेरी एंड 450 किलोमीटर ऑफ साउथ ईस्ट ऑफ चेन्नई।
ठीक है। तो एक सीवियर स्टॉर्म है जिसकी वजह से दोस्तों अभी सुनने में आ रहा है कि तमिलनाडु की और इवन चेन्नई की कई जगह पर मूसलाधार बारिश भी कई दिनों से हो रही है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म निवार विच इज लोकेटेड अराउंड 380 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई इज लाइकली टू intensify into a very severe cyclonic storm in less than 12 hours and make a landfall near Puducherry, the Indian Meteorological Department said. Winds in areas in and around the region of landfall will clock 120 to 130 kilometer per hour, gusting to 145 kilometer per hour, accompanied by the extremely heavy rainfall, while areas like Chennai will see a maximum wind of 100 kilometer per hour with a heavy to very heavy rainfall, right? तो यहाँ पर दोस्तों बारिश होने की भी आशंकाएं जताई जा रही है। इवन यहाँ पर आप लोगों की जो फ्लाइट्स है उनको भी कैंसिल कर दिया गया है और यहाँ पर आप लोग की स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो वार्निंग है वो बहुत जनरेट हो चुकी है कि यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस स्ट्रॉम का इफेक्ट। इवन जैसे कि हम लोग बात करें रिसेंटली लॉकडाउन के पीरियड में अम्फान भी दोस्तों जो हिट किया था वेस्ट बंगाल को, तो काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ था। तो उसी तरीके से देखा जा रहा है कि निवार भी कुछ उसी टाइप पे रहेगा। तो यहाँ पर जो सिटीज है तमिलनाडु की, या फिर बात कर लेते हैं चेन्नई की, तो यहाँ पर पुडुचेरी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका को ये हिट कर सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या किया गया है, फोकस रखा गया है और इन सारी चीजों को, इन सारे स्टेट्स को ऑलरेडी वार्निंग मिल चुकी है कि अपने अपने घरों में रहे और अलर्ट रहे कि किसी को भी कोई ज्यादा हार्म नहीं हो। दोस्तों ये रेड अलर्ट में आ चुके हैं ये सारे स्टेट्स। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को इधर ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है ये पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड हेडक्वार्टर्ड एट, तो आप लोगों से पूछा है डीबीएस बैंक जो है आप लोगों का उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। साथ ही साथ आप लोग को एडिशन यहाँ पर बहुत कुछ ध्यान रखना होगा, जैसे इसका एमडी सीईओ का नाम आप लोगों को जरूर जान लेना चाहिए दोस्तों डीबीएस बैंक का। तो इसका हो जाएगा आपका सुरजीत सोम। क्या नाम हो जाएगा? सुरजीत सोम। और साथ ही साथ अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो अपन लोगों ने बात कर ही ली, तो वो कहाँ पर हो जाएगा आपका? मुंबई, महाराष्ट्र में। उसके बाद में आप लोग को बता दूं इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा होगा, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपका 2014 है। साथ ही साथ अगर इसके बाद में बात करें लक्ष्मी विलास बैंक की, तो दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर हम लोगों ने, आप लोग करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो करते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि लक्ष्मी विलास बैंक को रिसेंटली मोरेटोरियम कर दिया गया था आरबीआई ने, और मोरेटोरियम के द्वारा यहाँ पर काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी आप लोगों के एक्सेप्टिंग और लेंडिंग में भी। तो इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले बात करेंगे लक्ष्मी निवास बैंक के विलास बैंक के हेडक्वार्टर की, तो उसकी बात हम लोगों ने पहले सेशंस में भी करी हुई है। तो क्या हो जाएगा आपका? चेन्नई। और बात करेंगे इसका फाउंडेशन ईयर कौन सा था, तो इट वाज फाउंडेड इन 1926, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे दोस्तों? ध्यान रखोगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि आरबीआई का प्रपोजल टू मर्ज द एलवीबी बैंक विद डीबीएस बैंक, मतलब लक्ष्मी विलास बैंक को अब किस में मर्ज कर दिया जाएगा? डीबीएस बैंक में दोस्तों मर्ज कर दिया जाएगा। और जो मोरेटोरियम आरबीआई ने लगाया था उसको भी क्या कर लिया गया है? उठा लिया गया है। ठीक है, मतलब अब मोरेटोरियम इस बैंक पे नहीं है। द गवर्नमेंट अप्रूव्ड merger of crisis ridden Lakshmi Vilas Bank with DBS Bank India Limited and removed restrictions on withdrawal of deposit by deposit। जो आप लोगों का रेस्ट्रिक्शन था दोस्तों वो ये था कि 25,000 रुपए से ज्यादा कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकता था, तो अब उसे क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ द एलवीबी विद द डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड। यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर told reports citing the decision will be provide comfort to 20 lakh depositors and to protect the services of 4,000 employees. As a part of the amalgamation, the DBIL will infuse fresh capital of rupees 2,500 करोड़ into LVB। तो मतलब DBIL जो है दोस्तों अब आपका क्या करेगा? 2,500 करोड़ रुपए किसमें निवेश करेगा? आपका LVB में करेगा। जिस तरीके से बात करते हैं येस बैंक को भी लोन प्रोवाइड किया गया था एसबीआई के द्वारा, और उसी हिसाब से जो येस बैंक थी आपकी
वो क्या हो गई थी, वापस से स्टैंड हो गई थी। उसी तरीके से यहाँ पर भी एलवीबी को हेल्प किया गया डीबीआईएल के द्वारा। प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जो एलवीबी है वो आपका किसमें मर्ज हो चुका है, डीबीएस में मर्ज हो चुका है, लेकिन यस बैंक जो था वो एसबीआई में मर्ज नहीं हुआ था, सिर्फ उन्हें एसबीआई की तरफ से लोन दिया गया था। दिस ऑल्सो मार्क्स द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन इंडिया हैज turned to a foreign entity to bail out a struggling domestic bank. Under the deal, DBS got 563 branches. ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, 563 ब्रांचेज हैं, 974 एटीएम्स हैं एंड 1.6 million franchising retail liabilities. Earlier, the RBI had placed LVB under a 1-month moratorium. December 16, during the withdrawals of the deposited had been capped at rupees 25,000. जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पर जो विड्रॉल्स की लिमिट थी वो 25,000 कर दी गई थी। दिसंबर 16 को ये मोराटोरियम क्या किया गया था, इम्पोज किया गया था, लेकिन अब इस मोराटोरियम को उठा लिया गया है और अब ये जो विड्रॉल की लिमिट है उसको भी खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड हिम सुरक्षा अभियान टू सेंसिटाइज द पीपल रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी ऐसी आप लोगों की स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली हिम सुरक्षा अभियान का क्या किया है, लॉन्च किया गया है अपने स्टेट में। तो यहाँ पर आप लोग के पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की एडिशनल बातें अगर दोस्तों हम लोग करेंगे तो यहाँ पर इसके जो सीएम का नाम हो जाएगा, तो सीएम का नाम आप लोग का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जयराम ठाकुर। ठीक है, और यहीं पर ही बात कर लेते हैं हम इसके गवर्नर की। तो इनके गवर्नर का नाम दोस्तों हो जाएगा आपका बंदारू दत्तरिया। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे एडिशनल में। पढ़ लेते हैं एक बार। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च हिम सुरक्षा अभियान टू सेंसिटाइज द पीपल रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक एंड आल्सो टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस लाइक टीबी, लेप्रोसी, शुगर, ब्लड प्रेशर बाय द डोर टू डोर कैंपेन ड्यूरिंग द थ्रू आउट द स्टेट। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर कोविड-19 को लेकर जो समस्याएं चल रही है उसके बारे में अवेयर करने के लिए लोगों को ये अभियान शुरू किया गया है। और सिर्फ कोविड-19 नहीं, आप लोगों का ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब के भी सिम्टम्स से अवेयर करने के लिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है, डोर टू डोर जाकर यहाँ पर कैंपेन शुरू किया गया है जहाँ पर आप लोगों के सिम्टम्स के बारे में लोगों को अवेयर कराया जाएगा। ठीक है, अंडर दिस अभियान इवन दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर 8,000 लोगों की टीम बनाई गई है। और जो ये 8,000 लोग हैं ये आप लोगों के जैसे कि हेल्थ, आयुर्वेदा, ठीक है, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनजीओ, इन सब से मिलाकर 8,000 लोगों को इकट्ठा किया गया और इस कैंपेन के अंदर डाला गया है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। While launching the program in Shimla, Chief Minister Jairam Thakur said that not only symptomatic patients with probable COVID-19 would be detected under this campaign, but patients with other ailments would be listened through the campaign। मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अगर बीमारी सिर्फ कोविड-19 की होगी तो ही सुनाई की जाएगी। अगर आपको इन सब में से या फिर कोई और भी दूसरी बीमारी है तो उसके बारे में भी दोस्तों अवेयर करवाया जाएगा। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात ध्यान रखनी होगी कि हिम सुरक्षा अभियान कौन से गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हु रिसेंटली हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड द मेगा फूड पार्क एट कपूरथला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि किसके द्वारा रिसेंटली वर्चुअल इनॉग्रेशन हुआ है मेगा फूड पार्क का, कहां पर, आपके डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब में। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन जयराम गडकरी। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, जो आप लोगों की क्या है, यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं। ठीक है, लिख दूं मैं यहाँ पर यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। ठीक है, तो इनका नाम आप लोगों का क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर। तो रिसेंटली दोस्तों इन्होंने एक लॉन्च किया है कि आपका
मेगा फूड पार्क। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। श्री नरेंद्र सिंह तोमर, द यूनियन फूड ऑफ मिनिस्टर्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज virtually inaugurated the mega food park at Pagwara in Kapurthala district of Punjab on 24th November 2020. The Pagwara mega food park is built across the cost of 107.83 crores and it's spread over the area of 55 acres. The park is expected to benefit 25,000 farmers and generate employment about the 5,000 persons. So यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव दोस्तों लिया गया है कि यहाँ पर आप लोगों का एक तरीके से क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आप लोगों का यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, साथ ही किसानों के लिए काफी अच्छी सुविधा यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो ये बात आप लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। डैश वॉज कैप्टन व्हेन अर्जेंटीना वॉन द 1986 वर्ल्ड कप। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन कैप्टन था जब अर्जेंटीना ने 1986 का वर्ल्ड कप जीता था। तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग के पास जॉर्ज बुरुचागा, डियागो माराडोना, Claudio Borghi और पेले। Here the correct option will be option number B, that is डिएगो माराडोना। तो दोस्तों इनका नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। डिएगो माराडोना बहुत ही फेमस, इनको भगवान माना जाता था फुटबॉल की दुनिया का। तो यहाँ पर इनका क्या हो चुका है दोस्तों, देहांत हो चुका है, ये डिमाइस है। और ये जो डिमाइस है, ये जो ऑर्बिचरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत फेमस पर्सनालिटी थी। फुटबॉल लेजेंड डिएगो माराडोना passes away, one of the greatest footballers of all the time. Diego Maradona passed away. He was a captain when Argentina won the 1986 वर्ल्ड कप। आज से करीबन 86 ईयर्स पहले अर्जेंटीना को वन हैंड इन्होंने मतलब ही वॉज द ओनली स्टार प्लेयर ऑफ दैट टीम जो डच मतलब जो डॉच करते थे, वो 11 प्लेयर्स को 12 प्लेयर्स को अकेले डॉच कर गोल कर देते थे। प्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ समलाइंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, ही वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्जेंटीना's वर्ल्ड कप विक्ट्री 1986 इन मेक्सिको, स्कोरिंग 2 फेमस गोल। इनके जो 2 फेमस गोल थे दोस्तों, क्वार्टर फाइनल played by the Barcelona and Napoli during the club career, winning a series of 8 titles with the Italian side। तो दोस्तों यहाँ पर जो 2 इन लोगों का आइकॉनिक मूवमेंट है मैराडोना के, जो 2 इम्पोर्टेंट गोल्स है, उनमें से एक आप लोगों का नाम दिया गया है हैंड ऑफ गॉड, ठीक है, और एक आप लोगों का गोल ऑफ द सेंचुरी बोलकर यहाँ पर क्या किया गया, नाम दिया गया है। तो हैंड ऑफ गॉड से दोस्तों कहानी कुछ ऐसी थी कि जब गोल हुआ था तो इन्होंने बॉल को मतलब जो फुटबॉल में तो हाथ लगाना अलाउ नहीं है, लेकिन इन्होंने वो जो गोल किया था वो हाथ से किया था, लेकिन रेफरी वो देख नहीं पाया था। और जब लोगों ने बाद में जब इनसे पूछा गया कि आपने क्या वो हाथ से गोल किया था, तो इन्होंने बोला था कि वो मेरा हाथ नहीं था, वो हैंड ऑफ गॉड, इन्होंने ऐसे बोला था। इस वजह से तब से उस गोल का नाम पड़ गया हैंड ऑफ गॉड। अगर आप लोग चाहते तो पहले जाकर देख भी सकते हैं। हैंड ऑफ गॉड के नाम से इनका जो गोल था बहुत ही फेमस था दोस्तों। और ही वॉज ए वेरी गुड प्लेयर, अ स्टार प्लेयर ऑफ दैट मूवमेंट। अपने टाइम के ये बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। एंड हिज सेकंड गोल इन द मैच रिगार्डेड एज द गोल ऑफ द सेंचुरी। तो मैंने आप लोगों को जैसे बोला कि एक का नाम था हैंड ऑफ गॉड और दूसरे का नाम रखा गया था गोल ऑफ द सेंचुरी, ठीक है। तो ये दोनों गोल आप लोग चाहो तो देख भी सकते हो बाद में जाकर, लेकिन ये जो फेमस थे, ये बहुत ही फेमस प्लेयर थे और रिसेंटली इनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है। आप लोग को ये बात ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड लॉन्च्ड IPPB इन। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बताना है कि IPPB का पहले तो मैं फुल फॉर्म बता दूं आप लोग को। तो IPPB है आप लोगों के इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। तो इसका लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन से साल में, 2018, 2017, 2015, 2012। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर A, दैट इज 2018। तो 2018 में इसका क्या किया था, लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। एडिशनल में बात करेंगे तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक दोस्तों 100% ओन्ड बाय कौन है, तो गवर्नमेंट है। और कोई भी पेमेंट बैंक अभी तक पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओन नहीं है, सिर्फ एक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को छोड़कर। तो इसके हम लोग पहले MD CEO का नाम जानेंगे। तो यहाँ पर इनके जो MD CEO का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका J वेंकट रामू। क्या नाम हो जाएगा, J वेंकट रामू। और इंडियन पोस्ट पेमेंट का जो आप लोगों का हेडक्वार्टर होगा दोस्तों, तो वो आप लोग का हो जाएगा न्यू दिल्ली में।
और इट वाज लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी इन 2018, राइट। तो ये बात आप लोग को इधर एक्स्ट्रास में ध्यान रखनी होगी। पढ़ लेते हैं कि आईपीपीबी ने दोस्तों लॉन्च किया है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना का क्या किया गया है, आपका लॉन्च किया गया है। और ये जो लॉन्च किया गया है वो आपका पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के कोलैबोरेशन में दोस्तों ज्वाइन किया गया है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना। तो इसको लॉन्च करने के पीछे की वजह देख लेते हैं। To provide the protection and financially security to the poor and unprivileged, especially in the unbanked and remote areas of the India, in the unforeseen and the unfortunate event of the loss of a family member who is primarily a breadwinner. Anyone who has savings account in IPPB, minimum age of 18 years and maximum age of 50 years. Maximum coverage is 2 lakh per life irrespective of multiple accounts, multiple certificates of insurance held by the PMJJBY scheme. Premium of rupees 330 to be paid annually and completion of 55 years age near birthday, right? तो ये आप लोगों की क्या स्पेसिफिकेशंस है, ये आपके फीचर्स है कि क्या क्या चीजें इस आप लोगों के इस मैं बोलूँ तो स्कीम में होने के लिए चाहिए, अनिवार्य है। ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर चाहिए। और बेसिकली दोस्तों एक क्रक्स में अगर आप लोग मेरे से पूछो कि इसको क्यों लॉन्च किया गया है, तो सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन ही इसका क्या है मकसद है कि जो पैसा बैंक में नहीं आ रहा है या फिर ऐसे एरिया में लोग जहां पर बैंक को लेकर हैबिट्स नहीं है, बैंकिंग हैबिट्स नहीं है उन लोगों में, उनका पैसा किस तरीके से बैंक में लेकर आया जा सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या क्या किया गया है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। द डैश एडिशन ऑफ प्रेस्टिजियस नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल किक्ड ऑफ ऑन 24 November 2020 in a virtual mode. 8th, 9th, 10th, 11th, here the correct option will be option number C, that is 10th। तो यहाँ पर 10th एडिशन दोस्तों किसका, नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल का, जो कि वर्चुअली मनाया गया है। द 10th एडिशन ऑफ प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल गॉट ऑफ इन अ वर्चुअल मोड विज्ञान प्रसार, an autonomous agency under the Department of Science and Technology. Government of India has been organizing this festival as a part of its science popularization endeavors. This festival offers a unique platform to showcase the science films made by professionals, amateur and student filmmakers under various themes, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 372 films in 115 films have been shortlisted, and ये जो films है आप लोग की वो इंग्लिश, उर्दू, मलयालम, कश्मीरी, बंगाली, मराठी, तमिल एंड पंजाबी में भी अवेलेबल है, ठीक है। हिंदी में भी ये अवेलेबल है, तो ये बात भी आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। पिलीभित टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बिहार, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश आप लोगों का बोला गया है क्या कि उत्तर प्रदेश का जो आप लोगों का एक पिलीभित टाइगर रिजर्व है जो आप लोगों का कहाँ पे लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड, आप लोग को ये बताना है मुझे किसमें, कमेंट सेक्शन में लिख करके ये कहाँ पर लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। तो ये बात जब आप बता दोगे उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात कर ले, तो यहाँ पर इसका गवर्नर कौन हो जाएगी, तो आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी, और सीएम तो योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना। तो द पिलीभित टाइगर रिजर्व द उत्तर प्रदेश Forest Department has bagged the first ever international award TX2 for doubling the number of tigers in 4 years against a target of 10 years। मतलब दोस्तों 10 ईयर का टारगेट इन्होंने 4 साल में ही पूरा कर लिया, to double the number of tigers। The TX2 stands for Tiger times 2, signaling the goal to double the wild tigers in 2014। PTR had 25 tigers which went up to 65 in 2018। तो यहाँ पर दोस्तों टाइगर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए उनको 2x करने का जो आप लोगों को जो टाइम दिया गया था, इनको जो 10 साल का दिया गया था, जो कि इन्होंने कितने में कर लिया, 4 साल में ही कंप्लीट कर लिया। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। तो कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो पिलीभित टाइगर रिजर्व का नाम आप लोग को ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ
इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ या फिर जो भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम में इंटरेस्टेड है उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इन सबका फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।